हेलो गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज आइए आप सभी लोग। गुड इवनिंग सर एंड मैडम, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और आप सबको हैप्पी होली। उम्मीद है कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे, मतलब बाहर बाहर नहीं जाओगे इतना, क्योंकि आज के दिन कुछ लोग ज्यादा ही है ना सक्रिय रहते हैं। और वे सक्रिय इसलिए रहते हैं कि कैसे भी करके पढ़ने वाले बच्चों को बस फंसा दिया जाए, क्योंकि उनके नल्लों से तो कुछ होता नहीं है, तो दूसरे के जो बच्चे होते हैं उनको फंसाने की वो कोशिश करते हैं, है ना। चलिए, तो आप ध्यान रखना थोड़ा कि बाहर बाहर ना जाओ, क्योंकि नाम वाम लिखवा देते हैं जबरदस्ती के बच्चों के। तो घर ही रहना ये 2 दिन, ठीक है। कैसे भी करके 2 दिन निकाल देना। चलिए, गेम खेल लेना, ना मन लगे कुछ भी कर लेना, इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपका CHSL का एग्जाम भी है परसों से, है ना। और अब तुम्हारा CGL जो मेंस चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा आज, आई थिंक, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपना SSC दिल्ली पुलिस के लिए जो हम डेली पढ़ रहे हैं, है ना। और आप इस क्लास को वनडे एग्जाम के लिए भी देख सकते हो। अगर आप एग्जामपुर के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, होली के बाद आना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, MTS की प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं, तो एग्जामपुर के इस वाले पते पर आकर आप कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है। ये देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन। कहता है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। ये 2022 का अवार्ड किसने जीत लिया है? मीराबाई चानू, या फिर PV सिंधु, या फिर आपको लगता है लवलीना, या फिर आपको लगती है अवनी? जरा बताओ इसमें से, ठीक है। जरा बताइए इसमें। सर हमने IB का बैच परचेज किया है और वो वहां नहीं शो कर रहा है। अभिषेक यादव भैया, अब तो जो है आपको होली के बाद ही कॉलिंग टीम आपका नंबर उठा सकती है, क्योंकि वो लोग सब घर गए होंगे। तो आप 9 तारीख को कॉल करना उनको, है ना। आपको वो कॉल उठा लेंगे, आपको सारी समझा देंगे, ठीक है। इधर देखो, मीराबाई चानू इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है, समझ गए आप लोग। तो आप लगाओगे सर ये है मीराबाई चानू भैया, इन्हें लगातार दूसरी बार, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, इन्हें कितनी बार मिला है? पहली बार, लगातार दूसरी बार मिला है इनको, ये बात ध्यान रखना, दूसरी बार। ये तो बहुत बढ़िया खबर है कि भाई इनको मिला BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। अच्छा सर, इनको मिल गया। अच्छा, ये कहां की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। और पता है, लकड़ी चुनने का काम करती थी ये, लकड़ी चुनने का काम करती थी, है ना। और कहां पहुंच गई देख लो, है ना। इन्होंने जो है सिल्वर मेडल भी जीता था। किसमें सर? सिल्वर जीता था टोक्यो में, है ना। टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो था, उसमें क्या जीता? सिल्वर जीता था। और सर गोल्ड कहां जीता है इन्होंने? गोल्ड जीता है बर्मिंगम में जाकर, है ना भैया। कहां पर? बर्मिंगम, है ना। ध्यान रखोगे, वहां पर कॉमनवेल्थ हुए थे, कॉमनवेल्थ हुए थे, ये चीज आप ध्यान रखो। कॉमनवेल्थ ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ हुए बर्मिंगम के अंदर, है ना। और वहां पर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है, भार उठाती है, वजन उठाती है, समझ गए आप लोग। ऐसे आप ध्यान रखोगे। मीराबाई चानू इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? अच्छा जी, हमारी इतनी बात यहां तक कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है, अच्छा पता है इनकी जो टक्कर में थी, इनकी टक्कर में कई सारी और भी थी, जैसे कि मैं बोलूं जिनको मिल सकता था बट मिला नहीं, जैसे विनेश फोगाट थी, है ना। विनेश फोगाट, उनको मिल सकता था बट नहीं मिला, है ना भाई, ध्यान रखोगे। साक्षी मलिक थी, उनको मिल सकता था बट नहीं मिला, है ना, नहीं मिला उनको। PV सिंधु थी, है ना। ऐसे ये थे इनके टक्कर में बट नहीं मिला उनको। अब देखो अगला अवार्ड क्या आता है। कहते हैं BBC पैरा स्पोर्ट वुमेन, इस बार पैरा, ये चीज ध्यान रखना, ऑफ द ईयर 2022 का विजेता कौन रहा? तो वो ज्योति बालियान है, अवनी लेखरा है, या फिर भाविना पटेल है, या फिर प्राची यादव है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना। तो एक क्या बोलता है कि BBC इंडियन पैरा प्लेयर है, ध्यान रखोगे। पैरा टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। किससे? पैरा टेबल टेनिस, ये बात ध्यान रखना, पैरा टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है, ठीक है। टेबल टेनिस। अच्छा सर, ये पैरा टेबल टेनिस से जुड़ी है तो कौन है? भाविना पटेल है, राइट। क्लियर हो जाएगा, समझ गए, भाविना पटेल। अच्छा, इन्होंने क्या सर, ये जो टोक्यो हुआ था ना, ठीक है, टोक्यो हुआ था, टोक्यो में 2020 वाला जो पैरा ओलंपिक हुआ था, आपको पता है, एक तो वहां ओलंपिक हुआ था, एक हुआ था पैरा ओलंपिक। जिनकी भाई, जिनके हाथ पैर या किसी भी शरीर का अंग डिसेबल होता है, वो पैरा खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखोगे। मतलब वो जो खिलाड़ी होते हैं उनको पैरा बोलते हैं, पैरा की कैटेगरी में आते हैं वो खेलने वाले। तो ध्यान रखोगे, इनको वहां पर क्या मिला था? सिल्वर, है ना जी। वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक जीता था।
ये चीज आप ध्यान रख लोगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा बीबीसी ध्यान रखोगे, अगर आपसे पूछे एमर्जिंग प्लेयर का किसको मिला है ना, बीबीसी का एमर्जिंग प्लेयर किसको मिला है अवार्ड, तो आप बोलोगे सर नीतू घड़गस को। किसको? नीतू घड़गस। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, नीतू घड़गस, ये बात ध्यान रखोगे। नेक्स्ट अब कहता है भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? भारत में निर्मित है पहला नाभिकीय रिएक्टर, वो कामिनी है या फिर आपको लगता है साइरस है, अप्सरा है या फिर ध्रुव है, कौन सा लगेगा इसमें से? सर भारत में निर्मित और भारत में दूसरा निर्मित है ना, दोनों पूछ सकता है हमसे। तो जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? एक बच्चा बोलता है अरे भैया अभी तो बड़े वीडियो बड़ी स्लो चल रही है, अभी तक तो तुम तक पहुंचा ही नहीं है ना, बहुत पीछे हो। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर इसमें से अप्सरा इज द राइट आंसर। ध्यान रखोगे अप्सरा। कब बना था सर? 1956 में। कहां है सर? ये मुंबई में है, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। 1956 में बना, मुंबई के ट्राम्बे में पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मुंबई के ट्राम्बे में। ये अप्सरा नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने नाम दिया था, ये बात आप ध्यान रखो, ये इसको नाम दिया, ठीक है। समझ में आ गया ना भैया? भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? सर अप्सरा है। कैसा आकार है इसका? स्विमिंग पूल जैसा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग पूल आकार का है ये भी बात आप ध्यान रखोगे। तो हमें पता चल गई इसके बारे में कि अप्सरा 1956 में बना और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नाम दिया, मुंबई ट्रॉम्बे में है, स्विमिंग पूल आकार का है। इतनी बात हमें समझ में आई। अब हम बोलेंगे सर अब जो ये है, ये कामिनी जो है ये किसका है? ये तो सर थोरियम का है, इसको बिल्कुल निकाल दो अब, ठीक है, थोरियम रिएक्टर, ये चीज आप ध्यान रखना, ये तो थोरियम रिएक्टर हो जाता है। साइरस जो है ध्यान रखोगे ये सेकंड है। दूसरा भारत में निर्मित नाभिकीय रिएक्टर, ध्यान रखोगे, दूसरा भारत में निर्मित, ठीक है, ध्यान रखोगे, नाभिकीय रिएक्टर हो जाता है। ये भी बात आप ध्यान रख लोगे सर, है ना। अगर आपसे पूछे सर ये दूसरा हो गया, ओके। अब अगर आपसे पूछे सर ध्रुव का क्या है ना, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ध्यान रखोगे, नाभिकीय रिएक्टर, ये याद रखोगे, भारत का है ना, भारत का, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सबसे बड़ा भारत का। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है भैया? बोलता है निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? क्या लगाओगे एक राइट आंसर? बोलता है इनमें से कोई एक भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है, तो वो कौन सा देता है? वो हॉलमार्क देता है या फिर एग मार्क देता है या फिर बुलमार्क या फिर आईएसआई मार्क देता है, कौन सा देता है इसमें से? तो हम बोलेंगे सर इसमें से एग मार्क, राइट। ध्यान रखोगे निम्नलिखित में से कौन भोजन, ध्यान रखोगे, खाने वाले पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो आप बोलोगे एग मार्क देता है सर, एग मार्क, ठीक है। देखो एग मार्क कैसे, मान के चलो आप दुकान से कुछ चीज लेने गए और दुकान से आपने पैकेट पर देखा हाँ भाई वो ध्यान रखोगे एग मार्क के द्वारा प्रमाणित है, उस पर ठप्पा लगा हुआ है, यानी कि भारतीय सरकार के कुछ स्टैंडर्ड पर वो खरा उतरता है, कुछ मानकों पर वो खरा उतरता है। तो ठीक है, अब उसके लिए भारत सरकार ने 1937 में एक अधिनियम बना रखा था, ये याद रखना, ठीक है, कृषि उत्पादन अधिनियम 1937, ये चीज आप ध्यान रखना, कृषि उत्पादन, ठीक है, अधिनियम, ये एक एक्ट बना रखा था भारत सरकार ने 1937। ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि कृषि उत्पादन अधिनियम कब आया है? 1937 में आया था। और ये ध्यान रखना ये किसके लिए है? जो खाने वाले पदार्थ हैं उनके लिए, किसके? एग मार्क के लिए, कि हाँ भाई कुछ खाने की चीजें भारत सरकार के स्टैंडर्ड के अनुसार अच्छी हैं, कि ये चीज बिल्कुल प्योर है, आप खा सकते हो। फिर इसमें संशोधन कब हुआ सर? 1986 में इसमें संशोधन हो गया। अब चाहे संशोधन वाला आए चाहे ये वाला आए, आप ध्यान रख सकते हो पेपर में। नेक्स्ट बोलता है वन्य जीव, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं हम? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? 2 मार्च, 3 मार्च या फिर क्या लगाओगे इसमें से कोई एक राइट आंसर? सर विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, ये हम 3 मार्च को मनाते हैं। समझ गए आप लोग? कब? 3 मार्च को हम मनाते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाती है। ये दिन किसने सुझाया था? भाई जंगल में रहने वाले जो वन में जीव हैं, जो रहते हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
ये हम विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। ये थाईलैंड ने नाम सुझाया था, ध्यान रखोगे किसने सर, ये नाम थाईलैंड ने सुझाया था। तब 2013 में ये नाम डिक्लेयर कर दिया था किसने, यूएनजीए ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में ये डेट को नामित कर दिया था कि हाँ जी इस दिन मना सकते हो। अच्छा आप बोलोगे सर इस दिन और भी कुछ मनाते हैं, हाँ वर्ल्ड हियरिंग डे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्या मनाते हैं, ध्यान रखोगे वर्ल्ड हियरिंग, ये याद रखना, हियरिंग डे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मतलब आप सुनते हो ना, ध्यान रखोगे हियरिंग डे क्या होता है, इसको हम क्यों मनाते हैं सर सेम डेट पर। देखो ये हम 3 मार्च को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, दुनिया में बहरेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 से मना रहे हैं, WHO ने नामित किया था इसको, ध्यान रखोगे वर्ल्ड हियरिंग डे, दुनिया में सुनने के लिए यानी कि बहरेपन की आवाज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए WHO ने, ध्यान रखोगे 2007 से इसको नामित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने 53वां जिला बनाने का ऐलान किया, इसका नाम क्या होगा, क्या हनुमना होगा या फिर नईगढ़ी, मऊगंज या फिर आपको लगता है देव तालाब, इसमें से कौन लगाओगे एक राइट आंसर, है ना, गलत नहीं करना, ठीक है। बोलता है भैया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, अभी तक वहां सिर्फ 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के पास, ध्यान रखोगे कितने हैं 52, इस तरफ रीवा पड़ता है, रीवा, अब रीवा को काट दिया जाएगा, ठीक है, और नया बनाया जाएगा मऊगंज, यानी कि 52 थे, रीवा से निकालकर, ठीक है 53 हो जाएंगे, एक और निकाल देंगे और 4 तहसील होंगी उस नए में, कितनी होंगी 4 तहसील, बस काम खत्म, इतनी चीज आप ध्यान रखना भैया, ओके क्लियर हो जाएगा, 4 तहसील हो जाएंगे, ये चीज आप नोट डाउन रखोगे, तो उसका नाम क्या होगा सर, मऊगंज होगा, ठीक है क्लियर हो गया, समझ गए, ओके। अब आपसे पूछ सकता है सर एमपी, ठीक है, एमपी की देखो स्थापना 1 नवंबर, ध्यान रखोगे 1 नवंबर 1966, ये आपको पता है स्थापना हो जाती है ना। रविशंकर शुक्ल इसके क्या थे, ये यहाँ के पहले सीएम थे, ये आपने पढ़ रखा है। पट्टाभी सीतारमैया क्या थे यहाँ के, है ना, ये आपने पता है कि पट्टाभी सीतारमैया यहाँ के पहले राज्यपाल थे, राज्यपाल। अभी शिवराज सिंह चौहान सीएम है, ये ध्यान रखना। 29/11/230, ये आपके अच्छे से पता होगा आपको कि 29 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं सर, और 11 यहाँ की राज्यसभा की सीटें हैं सर, और आपकी 230 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, राइट क्लियर है ना, ऐसे आप समझ गए। यहाँ पर हिंदी भी चलती है, उर्दू भी चलती है, और इसके दक्षिण भागों में मराठी भी चलती है। यहाँ पर आपको हिंदी भी भाषा मिल जाएगी, यहाँ पर आपको उर्दू भी मिल जाएगी, और इसके साउथ के हिस्से में मराठी भी मिल जाएगी। और यहाँ पर नदी है, कोवारी नदी आपको मिल जाएगी, गंभीरी नदी आपको मिल जाएगी, शिप्रा नदी आपको मिल जाएगी, नर्मदा नदी आपको मिल जाएगी, है ना, ध्यान रखोगे, तापी नदी आपको मिल जाएगी, और चंबल नदी आपको मिल जाएगी, है ना। तो ऐसी ये नदियां भी हैं यहाँ पर जो हमें मिलती हैं, ओके क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्या लगाओगे, अच्छा इसको कौन लगाएगा आप में से, कहता है पीएम स्वनिधि से क्या अभिप्रेत है आपका, तो प्रधानमंत्री स्मार्ट स्ट्रीट विकास निधि, या फिर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, या फिर प्रधानमंत्री स्कॉलर विद्या निधि, या फिर प्रधानमंत्री स्त्री शक्ति विकास निधि, क्या लगाते हो इसमें से, ठीक है गलत नहीं करना, बहुत अच्छा वेरी गुड। देखो ध्यान से सुनना वो क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि ये किसके लिए चलाई गई, ये बी इज द राइट आंसर, ये चीज आप ध्यान रखना। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, ध्यान रखोगे जो वो रेहड़ी पटरी वाले हैं ना उनके लिए, ये चीज आप ध्यान रखना। क्या हुआ भाई, कोविड की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, है ना भाई, एकदम से लॉकडाउन लगा, तो फिर जून में ही सरकार ने क्या काम कर दिया, जून 2020 में ही सरकार बोली कि हम एक काम करते हैं, जो ये छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार है ना, और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, रेहड़ी पटरी वाले, इनको हम 10,000 रुपए तक का लोन देंगे अपना बिजनेस दोबारा से शुरू करने के लिए, है ना, ध्यान रखोगे, हम क्या देंगे उनको, लोन देंगे, अपना बिजनेस वो दोबारा से शुरू करें, और 1 साल के अंदर इसको पटा दे हमको लोन को किस्त सहित, है ना, ध्यान रखोगे, जो भी इसकी किस्त है वो टाइम टू टाइम जो है अपनी देते रहे, और इस लोन को पटा दे। अगर वो 1 साल में पटा देंगे
तो हम उनको ब्याज पर सब्सिडी देंगे, यानी कि छूट देंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि अगर उन्होंने भाई टाइम टू टाइम जो है पटा दिया, जितना लिया था ब्याज भी पटा दिया, तो उनको कुछ छूट मिल जाएगी। तो ये थी, ये चीज आप ध्यान रख लोगे, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, विश्व के किस महासागर में सर्वाधिक वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है? कौन सा महासागर है सर, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। विश्व में कौन से महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आपको मिलेंगे, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। क्या हो जाएगा आपका एक राइट आंसर, है ना, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, कौन सा बच्चा देगा आप में से, जरा दो, क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना, गलत ना कर देना। अब दीजिए इसमें से क्या लगाओगे, है ना। बच्चा कहता है सी, पैसिफिक ओशियन। बाबू वेरी गुड। देखो ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है सर? प्रशांत महासागर ही है, पैसिफिक ओशियन ही है, हम जानते हैं सबसे बड़ा यही है ना। पैसिफिक ओशियन अगर हम ग्लोब पर देखेंगे, इस पृथ्वी तो गोल है, तो ये सारा पैसिफिक ओशियन ही है, उस तरफ भी पैसिफिक ओशियन ही है, क्योंकि अगर इसको गोल करेंगे तो ये वाला हिस्सा उधर ना मिल जाएगा, तो पैसिफिक ओशियन है सबसे बड़ा। तो इसी पैसिफिक ओशियन में ध्यान रखोगे आपको 1500 से ज्यादा ज्वालामुखी मिल जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। बट 1500 में बहुत छोटा आंकड़ा बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा मिलते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और इसमें ऐसे कर करके एक पूरी चेन है पूरे समुद्र में, जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, रिंग ऑफ फायर, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, आपसे कल को ये आने लगे सर के समुद्र का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो आप कितना बताओगे? समुद्र का औसत तापमान कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री के बीच में सेल्सियस में, ध्यान रखोगे, ये इसका एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछे सर सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से महासागर का है ना, तो ध्यान रखना जो बना रहता है 17 डिग्री के आसपास, वो हिंद महासागर में है, ये चीज आप ध्यान रखना। हिंद महासागर सबसे ज्यादा गर्म है और 17 डिग्री के आसपास है, मतलब वहां इतना टेम्परेचर तो बना ही रहता है। बाकी सब में कम से कम होता है, ज्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या है, बना रहता है इक्वल टेम्परेचर ज्यादातर। फिर तो हिंद महासागर में आपको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। दुनिया का सबसे गहरा जो गड्ढा है समुद्र में, वो प्रशांत महासागर में ही है, उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, ये तो आपको पता है, मैरियाना ट्रेंच, ये है गड्ढा, ये चीज आप ध्यान रखना। ये है 11,022 मीटर, यानी कि 11 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा ये समुद्र में गड्ढा है, और किसमें? प्रशांत महासागर में है। क्लियर हो जाता है, इतनी चीज हम समझ गए। पता है जैसे ये 0 डिग्री जा रही है, राइट, आप 0 डिग्री से ध्यान रखना, जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से चाहे तो आप ऊपर की ओर चलो, चाहे आप नीचे की ओर चलो, टेम्परेचर हर 1 डिग्री के साथ 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा टेम्परेचर, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अर्ली ब्लाइट, ये वाला बताओ जरा, ये वाला रोग लगता है इसमें, अर्ली ब्लाइट लगता है, किस फसल में लगता है सर? आलू में, चावल में, गन्ना में या गेहूं में? जहां तक आपने 3 के रोग तो पढ़ रखे होंगे, किन्हीं के रह रहे होंगे, है ना, तो जरा बताओ 3 के रोग तुमने आमतौर पर पढ़ रखे होंगे, चौथे वाले कोई निकाल लो। गुप्ता जी, बहुत अच्छा आंसर है आपका, तो आलू इज द राइट आंसर। भाई गोल क्रांति का संबंध किससे है? ध्यान रखोगे, इसी से, आलू से है। और ये आलू में कहां पर लगता है? उसकी पत्तियों में और तनों में, ध्यान रखोगे, तना कहां पर लगता है? उसकी पत्तियों में लगता है आलू में, और उसके तने में लगता है। गोल क्रांति का संबंध भी आलू से ही है। आलू अनुसंधान संस्थान कहां है सर, है ना, वो ये आपका पड़ेगा, ध्यान रखोगे, ये शिमला में है, इतना तो हमें पता चल गया। किस देश का है ये, मतलब रूट अगर हम बोले, आलू जो है कहां से आया, कहां सबसे पहली बार उगाया गया? अमेरिका में, ये चीज आप ध्यान रखोगे, अमेरिका का है ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्या? रूट प्लांट, यानी कि मूल पौधा ये वहीं का ही है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। अब इतनी चीज तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपसे कल को कहने लगे सर ये तो आलू हो गया डन, चावल में कौन सा लगता है सर? इसमें खैरा रोग लगता है ना, चावल में। और सर गेहूं में कौन सा लगता है? गेहूं में लगता है आपका, ध्यान रखोगे, करनाल बंट, है ना,
करनाल बंट प्लस रस्ट, है ना भाई, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और रस्ट कितने टाइप का होता है? 3 ध्यान रखोगे। एक होता है ब्लैक, एक होता है याद रखोगे येलो, एक होता है ब्राउन, है ना। ये 3 तरीके का आपको रस्ट लगता है किसके अंदर? गेहूं के। और एक करनाल बंट लगता है, खैरा आपके चावल में लगता है। आपसे बोलेंगे सर गेहूं में और भी लगता है? हाँ, अनावृत कंडुआ, याद रखोगे गेहूं में ये बहुत आता है, एसएससी पूछती है, अनावृत कंडुआ रोग लगता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। कंडुआ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लूज स्मट, याद रखोगे लूज स्मट, समझ गए आप लोग। आपसे पूछेगा सर ये मूंगफली में कौन सा लगता है? मूंगफली में तो आप क्या बोलोगे? सर टिक्का लगता है, टिक्का, है ना, ध्यान रखोगे। सर मक्का में कौन सा लगता है? मक्का में तुलसीता रोग लगता है, तुलसीता। गन्ने में कौन सा लगता है सर? गन्ने में लगता है रेड रॉट, ध्यान रखोगे रेड रॉट लगता है गन्ने में, है ना, ध्यान रखना। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, कभी भी आपसे पेपर में पूछे कि भाई तुलसीता हो गया मक्का के अंदर और टिक्का हो गया मूंगफली के अंदर और रेड रॉट हो गया हमारा गन्ने के अंदर, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट था। आ जाओ इधर। बोलता है भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में कौन से राज्य फर्स्ट पर है? छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो क्या लगाओगे आप सर? बोलता है देखो सबसे ज्यादा इसमें यूपी आ गया आगे भैया, ठीक है, यूपी इज राइट आंसर। यूपी के बाद कौन सा है गेम खेलने के मामले में? महाराष्ट्र। फिर कौन सा है? राजस्थान। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां? उत्तर प्रदेश में। और फिर महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे 2011 के अकॉर्डिंग। हाँ राजस्थान थोड़ा कम पे है, तीसरे नंबर पर तो वैसे बिहार आता है जनसंख्या के मामले में, लेकिन यहां पर गेम खेलने के मामले में राजस्थान आ गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 3 है जहां पर गेम खेलने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार मेघालय के शिलोंग में तुमको जो है ऑफिस भी बना रही है, हेडक्वार्टर भी बना रही है, वहां पे क्या तुम लोग गेम और अच्छे से खेलो। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है? जरा बताओ, चावल है, गेहूं है, सोयाबीन है या फिर मक्का है? प्रोटीन के सोर्स की बात कह रहा है भाई। अब प्रोटीन के सोर्स तो हमारे पास सर अंडा है, दूध है, दही है ना जी, याद रखोगे मच्छी है, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। बट उसमें से कौन सा है? उसमें से तो सर सोयाबीन है ना, याद रखोगे। तो हमारे पास प्रोटीन का सबसे अच्छे सोर्सेस पूछे हैं हमसे, तो हम बोल देंगे कि अंडा भी है सर, दूध भी है, दही भी और मच्छी भी है, और हम बोल देंगे सोयाबीन। सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में दबा के होती है, ये याद रखना, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कह देते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश ही कह देते हैं उसे, ये भी चीज आप ध्यान रखो। नेक्स्ट आ जाता है भैया, बोलेगा जुलाई 2022 में, है ना, जुलाई 2022 में विबल्डन एकल खिताब किसने जीता था इनमें से? तो आप जरा बताओ। विबल्डन तीसरे नंबर पर होता है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर ध्यान रखोगे विबल्डन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। तो ये विबल्डन 2022 वाला पूछा कि सर इसको कौन जीती थी? ये कौन थी, है ना, तो ये थी एलिना, ये चीज आप ध्यान रखना। कहां की है ये? कजाकिस्तान की है सर, ठीक है, कजाकिस्तान की। और याद रखना कजाकिस्तान की है, ये पहली महिला बनी पूरे एशिया से, कजाकिस्तान की तो थी पहली, एशिया की भी ये पहली थी जो विबल्डन जीत कर आई है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, पहली महिला, ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग। और पुरुष में कौन जीता था इसको? नोवाक जोकोविच जीते थे, ये बात आप ध्यान रखोगे, नोवाक जोकोविच जीते थे पिछले साल इस वाले को। भाई शुरू के दोनों को तो नडाल जीत गए थे पिछले साल 2022 में राफेल नडाल जीत गए थे, ठीक है, याद रखोगे। और इसको आके ये जीत गए ऐसे, और इसको कौन जीत गए? ध्यान रखोगे अल्कराज जीत गए थे, अल्कराज, यूएस ओपन वाले को अल्कराज जीत गए थे, ठीक है। ये बता सकते हो कि अल्कराज का देश कौन सा है, कौन से देश से वो खेलते हैं। बोलता है भारत का पहला उद्यान मकबरा किसका था? हुमायूं, शाहजहां या फिर आप लगाओगे औरंगजेब या फिर बाबर? पहला उद्यान यानी कि उसके पास पार्क होना चाहिए आसपास, ठीक है। अब जरा बताओ कि भारत का पहला उद्यान मकबरा किसका था? हुमायूं या फिर शाहजहां या फिर औरंगजेब या फिर आपको लगता है बाबर? तो क्या होगा भैया इसमें से कौन बताएगा? ओ हो स्पेन वाले, ठीक है भाई, अहमद, बहुत अच्छा, ठीक है। भारत का पहला उद्यान किसका था? तो आप क्या लगाओगे सर? बाबर का,
में ठोक दो पकड़ के। बाबर का मकबरा कहाँ है? भारत में, काबुल में है? गलत कर रहे हो, गलत। ठीक है, ध्यान रखोगे। बाबर का मकबरा है कहाँ? ये काबुल में नहीं है क्या? है तो वो भारत का हो गया क्या? अखंड भारत का सपना देख रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलिए। और कौन सा हो जाता है? ये तो बाबर के हवा चला गया। शाहजहां का है ताजमहल, ये चीज आप ध्यान रखोगे। शाहजहां का कहां हो जाता है? सर ये आगरा ताजमहल हमको पता है, आगरा ताजमहल है ना, ये हमें पता चल गया। डन, क्लियर हो जाती है। सर औरंगजेब का कहां है ना? औरंगजेब। अब इसका कहां है? ये हमारा मिलेगा, ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र के अंदर, है ना। ये चीज आप ध्यान रखोगे, औरंगजेब का औरंगाबाद। अब हमारे से इसमें कौन सा आ जाएगा? हुमायूं इज द राइट आंसर। समझ गए? हुमायूं, भारत का पहला उद्यान मकबरा, ध्यान रखोगे, वो हुमायूं का था। ठीक है। अब हुमायूं की डेथ होती है सर कब? 1556 में, हमको अच्छे से पता है। तो 1558 में ही बनवाना शुरू कर दिया था इसकी बीवी ने, और 1570 तक बन गया था। कितना खर्चा आया था? 1.5 मिलियन का खर्चा आया। और कहां बना हुआ है? ये दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा मकबरा है ना, भारत का सबसे बड़ा मकबरा। अच्छा, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। ठीक है। अब ये किससे बनवाया था इसने? मिर्जा, ध्यान रखोगे, गयास बेग से बनवाया था। ये इसके वस्तुकार थे, फारसी थे, ध्यान रखोगे, फारस से आए थे, ईरान से आए थे, मिर्जा गयास बेग। ये इसके डिजाइनर थे। इतना पैसा लगा, इतना टाइम लगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, और इनने बनवाया। और हमारे भारत का सबसे बड़ा मकबरा है ये आज तक। ये चीज बहुत बड़ा है वाकई में। ठीक है। बहुत सारे लोगों की इधर आपको मुगलों की कब्र देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब यहां तक तो ठीक है। सर अगर हम देखें हुमायूं के बारे में, हुमायूं नामा किसने लिखा था? क्या इसकी बहन ने लिखा था? ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे, इसकी बहन ने लिखा था। इसकी बहन का नाम बताओ। हमीदा बानो बेगम कौन थी? इसकी बीवी, हमीदा बानो बेगम, ये ध्यान रखोगे, इसकी बीवी थी बेगम, जिसने इसका मकबरा बनवाया था, ये इसकी बीवी थी। लेकिन इसकी सिस्टर कौन थी? गुलबदन बेगम, ध्यान रखोगे, गुलबदन बेगम, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है। इसकी बहन ने हुमायूं नामा लिखा था। अगर आपसे ये पूछा जाए सर ये शनिवार के दिन कौन से कपड़े पहनता था, तो काले कपड़े पहनता था, काले। रविवार के दिन सर कैसे कपड़े पहनता था? पीले, ये पीले कपड़े पहनता था। सर सोमवार के दिन ये कैसे कपड़े पहनता था? आपको पता है, सफेद कपड़े पहनता था। सातों दिन अलग अलग। ज्योतिष बहुत जानता था, ज्योतिष विद्या, ये चीज आप ध्यान रखना। हुमायूं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, बोलता है, बोला सर गुरु डोंगमर झील किस राज्य में स्थित है जिसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री ने एसबीआई एटीएम का उद्घाटन किया? अब जरा बताओ भाई क्या लगाओगे, है ना। 17,000, ध्यान रखोगे, फीट, इतने से भी ज्यादा ऊंचाई पर है ये, ध्यान रखोगे। 17,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर आपको क्या मिलेगी? गुरु डोंगमर झील मिलेगी, सिक्किम में, ये चीज ध्यान रखना। तो वहीं पर ध्यान रखोगे, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एटीएम का उद्घाटन किया है एसबीआई का। बस इतनी चीज आप ध्यान रखोगे। ये जो गुरु डोंगमर झील है ना, याद रखना, ये गुरु डोंगमर झील एक पद्म संभव थे, गुरु पद्म संभव, याद रखना, पद्म संभव। ये कौन थे? इन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी, ध्यान रखना। कौन से? तिब्बती बौद्ध धर्म की, तिब्बती बौद्ध धर्म की इन्होंने स्थापना करी थी, ये चीज आप ध्यान रखना। तिब्बती बौद्ध धर्म की स्थापना, तो वो यहाँ 8वीं सेंचुरी के आसपास आए थे, ये चीज आप ध्यान रखना। कहां पर? यहाँ। ठीक है, जहां गुरु डोंगमर झील है, उन्हीं के नाम से गुरु डोंगमर झील रखी हुई है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, गुरु पद्म संभव के नाम पे। आप बोलोगे सर ये खारवेल के पास कौन सी उपाधि थी जिसने पूरे एशिया महाद्वीप को जीता हुआ था? महाद्वीप विजेता बोलते थे उसको, है ना। तो भाई खारवेल कौन हो जाता है? तो जरा बताओ, उसके पास कलिंग चक्रवर्ती थी, या फिर महेंद्रादित्य थी, या फिर देवपुत्र, या फिर प्रियदर्शी? क्या लगाओगे एक राइट आंसर? देखो आप जब ये देखते हो ना मैप, यहां पर आपको उड़ीसा दिखता है, पुराना नाम उसी का कलिंग था। ठीक है, उड़ीसा का ही पुराना नाम क्या था? वो कलिंग था। समझ गए आप लोग। और इसकी राजधानी हुआ करती थी तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी, आज तो भुवनेश्वर है ना। तो यहां पे थी पहले, इस वाले इलाके को बोलते थे तोसली का इलाका, साउथ उड़ीसा वाला इलाका।
तो उसने उपाधि धारण कर रखी थी कलिंग चक्रादित्य, याद रखोगे, चक्रवर्ती की। कलिंग चक्रवर्ती इसी ने खारवेल ने। ये कौन से वंश से था सर? चेदी वंश से था। कौन सा वंश था इसका? चेदी वंश, जिसको हम महामेघवान वंश बोल देते हैं। महामेघवान वंश, ये आप ध्यान रखोगे। किस धर्म से था सर ये? जैन धर्म से था। ये चीज आप ध्यान रखना, जैन धर्म से, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाता है, समझ गए? ये है कलिंग का नरेश खारवेल। इसको क्या बोलते हैं? पूरे महाद्वीप का विजेता बोलते हैं, कि इसने पूरा एशिया महाद्वीप जीत लिया था, है ना, ऐसे याद रखना, कलिंग चक्रवर्ती। नेक्स्ट आ जाओ। बोलते हैं सर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? अब सबसे बड़ा यूटी कौन सा हो जाएगा एरिया की दृष्टि से, है ना? देखो उसने सीधा तुमसे क्वेश्चन पूछा है, उसने ये नहीं बोला कि मुझे 2011 के अकॉर्डिंग बताओ, नहीं, ठीक है, उसने सीधा सीधा बोला कि बस एरिया के हिसाब से मुझे बता दो, ठीक है। जरा बताओ क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना? तो क्या होगा इसमें से? हिमांशु सी लद्दाख इज द राइट। एक है जम्मू एंड कश्मीर, न न न यदुवंशी, गलत हो जाना भैया, लद्दाख इज द राइट आंसर, है ना? तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा सर? वो तो लद्दाख हो जाता है, पूरा का पूरा 59,146 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, है ना? ये आपको पड़ेगा सबसे बड़ा। लेकिन अगर वहां आता लिख के सर 2011 के अकॉर्डिंग, फिर, है ना, 2011 के अकॉर्डिंग आता तो फिर क्या करते है? तो बात फंस जाती कि भाई 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो फिर अंडमान निकोबार हो जाता, है ना? ध्यान रखोगे 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाता सर? अंडमान एंड निकोबार। वो कितना है सर? 8,250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है अंडमान एंड निकोबार, है ना? अब ये तो 59,000 से भी ज्यादा का निकल गया। लद्दाख में 2 जिले हैं। देखो अगर 2011 के अकॉर्डिंग आता तो अंडमान निकोबार, लेकिन हमसे सीधा क्वेश्चन पूछा है, कोई 2011 वाला नहीं पूछा, उसने सीधा बोला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे लद्दाख, ठीक है। दिल्ली कितना है सर? दिल्ली 1484 किलोमीटर स्क्वायर है, ये बात ध्यान रखना, दिल्ली 1484 केवल, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप, 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ओनली, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में, राज्यों में नहीं, हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास। बोलता है किस देश में, अच्छा एक बात बताओ, ये तो ठीक है, अगर आपसे पूछे यहीं से कि सर सबसे अच्छा सेक्स रेशो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? सेक्स रेशो भाई राज्यों में तो केरल का है, और यूटी में किसका है सबसे अच्छा सेक्स रेशो, लिंगानुपात? तो सर पुदुचेरी बोल देंगे हम, यहाँ पे पुदुचेरी बोल देंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे। और कितना आएगा पुदुचेरी का यहाँ पे? ठीक है 1037, ये चीज आप ध्यान रखना, 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं हैं, पुदुचेरी का आ जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ नेक्स्ट पर, आ जाओ नेक्स्ट क्या लगेगा? किस देश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रकृति का अनावरण किया गया? जरा बताना। देखो आपने सांची स्तूप सुना है अच्छे से, है ना भाई? सांची स्तूप सुना होगा आपने अच्छे से, है ना? उसके फिर चारों तरफ ऐसे गेट भी बने हुए हैं, है ना? ये भी ध्यान रखोगे आप, है ना? ध्यान रखोगे सांची स्तूप। तो सांची स्तूप हमारा मध्य प्रदेश के सांची में है, उसी की कॉपी करके, है ना, सांची स्तूप के पूर्वी गेट की कॉपी करके, ध्यान रखोगे, जर्मनी में स्थापित करी गई है। बस इतना ध्यान रखना है। किस देश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रकृति का अनावरण किया गया? जर्मनी, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग? तो जर्मनी में किया गया है, उसके पूर्वी गेट की कॉपी करके इन्होंने वहां स्थापित की है। बस नेक्स्ट आ जाओ, बोलेगा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द जिसका अर्थ है हार्बर वेव? क्या लगाओगे आप इसमें से, जरा बताना कि भाई हार्बर वेव किसका है, जरा बताओ। ये किसकी है? वेव्स मतलब तरंगे, है ना? तो जरा बताना इधर। और देखो आज रात 9 बजे हम पढ़ेंगे उधर CHSL के लिए, 9 बजे MTS के लिए, और कल भी पढ़ेंगे होली वाले दिन रात को। लेकिन कल होली वाले दिन ये दिन वाली क्लास नहीं होगी, रात वाली होगी, ठीक है? हो जाए रात वाली, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द जिसका अर्थ है हार्बर वेव? तो क्या लगाओगे? सुनामी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, ये चीज आप ध्यान रखना, ये हो जाता है सुनामी। सुनामी में टी साइलेंट होता है, आपको पता है ना? क्लियर है? तो हार्बर वेव का मतलब है सुनामी में। आप बोलोगे सुनामी क्या है सर? समुद्र में उठती हुई ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे। समुद्र में मान के चलो भाई ये पानी है,
अंदर कहीं समुद्र में भूकंप आ गया, एकदम ऊंची ऊंची लहरें उठ जाएंगी, फिर वो लहरें कहाँ एंड होंगी, वो अपना किनारा ढूंढेंगी, है ना, तो किनारे पे जाके एंड हो जाएंगी। तो लेकिन किनारे वालों की तो हवा खराब हो जाएगी ना, हो ये तो बहुत तगड़ी सुनामी आ गई है। देखो इधर, तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, याद रखोगे क्या बोला उसने, तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी। पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन 20/3/2013 को दिल्ली में किया गया। ठीक है, ये वहां पर आई थी, दिल्ली में रिलीज हुई थी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो आप लगाओगे क्या, विमल कुमार इज द राइट आंसर, बस इतनी सी चीज थी। ओके, विमल कुमार इज द राइट आंसर। किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी में, क्या लगता है आपको कि प्रथम श्रेणी में 6 छक्के लगाए थे, वो सबसे पहला था भारतीय बल्लेबाज। ठीक है, फर्स्ट क्लास श्रेणी में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम फर्स्ट क्लास श्रेणी में 6 सिक्सेस लगाए थे, जरा बताओ। आप बोलोगे सर रवि शास्त्री इज द राइट आंसर। इन्होंने ही लगाए 1984 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखना, 1984 में रवि शास्त्री। क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। ये भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। ठीक है, ये भारतीय टीम के क्या रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं सर जी। इतनी भी चीज आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, किस देश के उपराष्ट्रपति का भारत के दौरे के दौरान निधन हो गया। ठीक है, जरा बताना इधर क्या लगाओगे, है ना, क्या होगा एक राइट आंसर इसमें से। तो क्या हो जाता है, वो गाम्बिया है या फिर केनिया या फिर ईरान है या फिर युगांडा है, जरा बताना इधर। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है ऋतुराज 7/7 लेकिन वो अब की बात है, हम पहले की बात कर रहे हैं कि भाई पहले कौन थे। ठीक है, चलिए इधर दीजिए, क्या लगाओगे, बोलते हैं उपराष्ट्रपति। तो आप बोलोगे सर ये किसके थे, गाम्बिया के। देखो गाम्बिया कहाँ का देश है, ये अफ्रीका है, इधर गाम्बिया पड़ता है, बहुत छोटा सा 11,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है ओनली, बहुत छोटा सा। सेनेगल देश पड़ता है 3 तरफ से, तो ये सेनेगल से घिरा हुआ है, बहुत छोटा सा देश है। आजाद कब हुआ, 1965 में आजाद हुआ था। किससे, अंग्रेजों से। ठीक है, ब्रिटिश से आजाद हुआ था ये देश, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कब, 1965 में। लेकिन इन्होंने अपनी घोषणा एक स्वतंत्र देश के तौर पे 5 साल बाद करी थी। अंग्रेज तो 65 में ही निकल गए, 1970 में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ अब हो गए जी हम बिल्कुल आजाद। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ता है अफ्रीका पे। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है क्या उस देश के उपराष्ट्रपति यहाँ पर आए थे इलाज करवाने अपना बीमारी का, और इधर ही इनकी डेथ हो गई। केवटी फॉल्स मध्य प्रदेश के किस जिले में है, भोपाल, चंबल, या फिर आपको लगता है ग्वालियर है, या फिर आपको लगेगा रीवा। तो जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे। ठीक है, ए वाली को ए कौन दे रहा था भाई। ठीक है, ए नहीं देने का, इधर ध्यान दो, गलत नहीं करो। क्या लगाओगे इसमें से एक राइट आंसर बहुत बहुत बढ़िया दीजिए, इधर क्या लगाओगे एक राइट आंसर, कई सारे बच्चों का। ठीक है, एक कहता है रीवा वाले बच्चे, रीवा वाले सब बच्चे ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। टॉस की सहायक है ना महाना, उसके ऊपर है, होलिका को भी नहीं छोड़ रहे। कौन होलिका को नहीं छोड़ रहा। ठीक है, एक तो कह रहा था जब क्लास स्टार्ट होने वाली थी, ओए जल्दी जल्दी आ जाओ सब बच्चे, आके क्लास का बहिष्कार करो कि आज हमें नहीं पढ़ना है ठीक है, वो अपने साथियों को ढूंढ रहा था। केवटी फॉल्स, और सबसे बड़ी बात देखो कि बेचारा 9 वालों का तो पेपर है, मतलब जो भी परसों CHSL का पेपर है ना, वो तो कल आधे दिन तक ही होली खेल पाएंगे, तुरंत पेपर देने निकल देंगे, और पूरे दिन तो धड़कन ही बढ़ती रहेगी उनकी कि हाय रे हाय क्या पढ़ूं ऐसे टाइम पर, है ना। रीवा इज द राइट आंसर। ये रीवा में टॉस की एक सहायक पड़ती है महाना, उसके ऊपर है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, टॉस नदी है, उसकी एक सहायक है महाना नदी, उसके ऊपर पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखना, महाना नदी, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो आपका केवटी वाटरफॉल वहीं है। चचाई वाटरफॉल भी मध्य प्रदेश में है सर, चचाई भी वाटरफॉल वहीं पर ही है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। टॉस की एक सहायक है बीहड़ नदी, उसके ऊपर है। टॉस की सहायक है एक, ध्यान रखोगे क्या, बीहड़ नदी है, बीहड़, ये चीज आप ध्यान रखना, उसके ऊपर है ये, और ये भी रीवा में ही है, ये भी रीवा में ही है, ये दोनों रीवा में ही है। आ जाओ इधर, क्या लगाओगे नेक्स्ट। बोलता है सर हूण आक्रमण को किस गुप्त शासक ने असफल कर दिया था, मतलब हूणों के जो आक्रमण हो गए थे वो कहा, है ना, किसके टाइम पर हुए। देखो पहली बात, हूणों का एरिया कौन सा था, ध्यान रखना, फारस से लेकर खेतान तक का एरिया, समझ गए आप लोग, फारस से लेकर खेतान तक का एरिया। ठीक है, ये हूणों का था, इनकी राजधानी थी बामियान,
बामियान कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर। बामियान कहाँ है? ये अफगान के अंदर है सर। अब इनके हमारे देश में आक्रमण हुए, किसके टाइम पर हुए सर? है ना, तो वो स्कंदगुप्त, सी इज द राइट आंसर। ये चीज आप ध्यान रखना, ये इसके टाइम पर हुए स्कंदगुप्त के टाइम पर, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। स्कंदगुप्त, ठीक सर जी, स्कंदगुप्त के टाइम पर आक्रमण होते हैं। ये बात हमें कहां से पता चलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। ये भी बात आप याद रखोगे, जूनागढ़ अभिलेख से ये हमें बात पता चली थी कि हाँ सर ये हुए थे, आक्रमण हुए थे। और इनको क्या बोला जाता था? हूणों को मलेच्छ। ये भी चीज आप ध्यान रखना, मलेच्छ बोला जाता हूणों को, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। सबसे पहला आक्रमण हूणों का हमारे देश में किसने किया? खुशनवाज ने। ये चीज आप ध्यान रखोगे, खुशनवाज ने किया था सबसे पहला आक्रमण। ये भी चीज आप ध्यान रखना हूणों का। ओके, क्लियर हो जाती है? यहां तक आप समझ गए। अब देखो गुप्त काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। गुप्त काल को हम स्वर्ण काल बोल देते हैं, राइट। इसको हम क्या बोल देते हैं? स्वर्ण काल अपने यहाँ का। और इस स्वर्ण काल की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने, राइट। यानी कि गुप्त की स्थापना किसने करी थी? श्री गुप्त ने करी थी, है ना। अब इसमें बड़े बड़े शासक आए थे, लेकिन अगर हम बोले यहां पर कैसा, ये कर कौन कौन से लेते थे? ये लेते थे भाग टैक्स। एक इनका भाग हुआ करता था, ये था उपज का 1/6 टैक्स, ये ध्यान रखना, भाग। एक होता था भोग टैक्स, जिसमें राजा फल फूल सब्जियां लेता था पूरे दिन, है ना। मतलब आज के लिए भाई मुझे फल फूल सब्जियां ये आप लाके दोगे, ये एक टैक्स के रूप में, वो है भोग, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, समझ गए। एक होता था उद्रंग। उद्रंग लिया जाता था स्थायी किसानों से, जो परमानेंट किसान है उनसे। और जो अस्थायी किसान है उनसे क्या लिया जाता था? ऊपरी कर। ये भी चीज आप ध्यान रखना, जो अस्थायी किसान है उनसे लिया जाता था, ठीक है। ये ऊपरी कर लिया जाता था, ऐसे आप ध्यान रखोगे इनके टाइम पे। सबसे बड़ा सेना का अधिकारी क्या बोला जाता था? महाबलाधिकृत, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट बोलता है सर करलापत वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहां पर पड़ेगा? ये कालाहांडी की तरफ पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखोगे। कालाहांडी की तरफ आपको ये पड़ेगा, और ये उड़ीसा के अंदर। यहां पर 17 हाथियों की मौत हो गई थी, ये बात ध्यान रखना। कितने हाथियों की? 17 हाथियों की मौत हो गई थी, ये बात ध्यान रखना। तो क्या है? करलापत वन्यजीव अभ्यारण्य आपको उड़ीसा के कालाहांडी की तरफ पड़ेगा, समझ गए ना भैया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्या लगाओगे? बोलता है सर किस देश ने 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करने की घोषणा करी है? तो वो ब्राजील है, सऊदी अरेबिया, या फिर आपको लगता है इंडिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया? जरा बताना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही जा रहे हो। और दीजिए इधर क्या लगाओगे? बहुत बढ़िया। और दो इधर क्या लगाओगे? एक राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है ओडिशा। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों का ठीक है। दो इधर ओडिशा, नमाज, नमाज, बहुत अच्छा, उड़ीसा वाले सब बच्चे ठीक है। इधर देखो, बोलता है अगर आपसे पूछे ना फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करना, कौन से ने की भैया? ठीक है, सऊदी अरेबिया करेगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान। अच्छा सर सबसे पहला जब हुआ तो किसने करी सर? हांगकांग ने करी, है ना, हांगकांग ने करी। अब 2023 वाला कौन कर रहा है? तो कतर कर रहा है। अब देख रहे हो आगे कतर और सऊदी अरेबिया का टाइम आ रहा है भैया, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, और फिर 2027 की कौन करेगा? सऊदी अरेबिया करेगा, समझ गए आप लोग। अब सारी चीज ये अपने यहां कराने चलेंगे ना। अब आप जरा सोचो, अभी जो है फीफा कतर में हुआ था, कितने ज्यादा ये डेवलप्ड है, ऑलरेडी ये बहुत सारे डेवलप्ड है। अब जरा सोचो कि इन्होंने इतना डेवलप होने के बाद अपने यहाँ फीफा का इवेंट करवा पाए हैं गर्मी वाले एक देश में, और जबकि हर जगह थू थू हुई थी इसी को लेके कि भाई वहां बहुत गर्मी है और एक तरीके से हमारे खिलाड़ी बहुत मर रहे हैं। यूरोपियंस ने यही बोला था कि परेशान हो रहे हैं, वहां से बहुत तो आ चुके हैं वापस। अगर खुदा न खास्ता जब हम हो जाएंगे ऐसे, हमारे देश में होने लगा तो ठीक है फीफा। सोचो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी आबादी नहीं है? कोई एक राज्य है जहां पर आदिवासी आबादी नहीं है, तो क्या लगाओगे सर? आदिवासी लोग नहीं रहते हैं, है ना भाई। हमारे देश में अगर हम देखें एससी की परसेंटेज 16.6% है, और एसटी हमारे देश में कितना है? 8.6% है, राइट। और बिहार में भी आदिवासी तो है ना भैया, और ये हमारे गुजरात में भी आदिवासी तो है ना,
गोवा में भी आदिवासी, तो हरियाणा में कभी सुना नहीं, हरियाणा में नहीं। क्लियरली आप उसको आउट कर, ओके क्लियर हो जाएगा, इसको आप क्लियरली आउट कर दोगे हरियाणा से। ठीक है, अगर आपसे पूछने लगे सर हमारी जो लोकसभा है उसमें एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो लोकसभा में एससी के लिए है 84, और सर एसटी के लिए कितनी है ना, तो हमारी है सर 47। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, एसटी की हो जाती है हमारी 47 और ध्यान रखना एससी की हो जाती है हमारी 84। ठीक है, टोटल बताओ, टोटल अगर कल को पेपर में आने लगे पूछा भी गया है टोटल का, तो जरा बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑब्वियसली एक बताओगे, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाती है? वो हो जाती है, ध्यान रखोगे, ये विजय लक्ष्मी पंडित इज द राइट आंसर। समझ गए आप लोग यहां तक? चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलता है संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ? ये शिलान्यास पूछी है उसने कि मुझे एग्जैक्टली बताओ किसने शिलान्यास किया, कब तक ये बनकर तैयार हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा मिश्रा जी, दिनेश, बहुत अच्छा आंसर है। चलो बताना इसका शिलान्यास कब हुआ भाई, कब रखी गई इसकी आधारशिला, कब ये आगे बढ़ना हुआ है ना, तो क्या लगाओगे इसमें से एक राइट आंसर? बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और दीजिए इधर क्या लगाओगे? एक बच्चा कह रहा है बी वाले बार है। भाई डेट बताओ, सन क्यों बता रहे हो? 1921 कह रहे हैं, आगे तो बताओ कि भाई डेट एग्जैक्टली क्या थी, कौन सी डेट थी? है ना, अभी भी कई सारे लोग गलत कर रहे हैं। मार्च 1921 ना ना, अहीरा गलत हो जाएगा, एग्जैक्टली बताओ बिल्कुल। देखो मार्च वाले गलत हो जाते हैं, 12 फरवरी 1921। तैयार कब हो गया था? 18 फरवरी 1927, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। संसद भवन की शिलान्यास, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 12 फरवरी 1921 तैयार हो गया तब। अच्छा सर किसने नींव रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ड्यूक ऑफ नॉट, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको ड्यूक ऑफ नॉट बोलते हैं, ऐसे ही इसके नाम से कैनॉट प्लेस भी है दिल्ली में, जो दिल्ली का सेंटर माना जाता है। वो ऐसा है बिल्कुल जैसे आप लगोगे कि कहीं तुम इंग्लैंड के किसी लंदन में घूम रहे हो, वो ऐसी जगह है जो कैनॉट प्लेस है दिल्ली के अंदर। ठीक है, समझ गए आप लोग, बिल्डिंग्स वहां बहुत अच्छी बनी हुई है, तो वो दिल्ली का सेंटर माना जाता है। तो इसने रखी थी और इसने, इसका ध्यान रखोगे आगे जाके क्या हो जाती है, इस डेट पे इसका उद्घाटन हो जाता है। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? देखो भैया ये किसका है? इसरो और नासा का है। ठीक है, संयुक्त मिशन है, नाम है निसार, और किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2023 में इसके चांसेस है लॉन्च होने के। ठीक है, समझ गए आप? आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से आरंभ होती है? सर जो साबरमती नदी है, ध्यान रखना, हमारे देश से आपको अच्छे से पता है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ध्यान रखोगे, अरावली पर्वतमाला से ही राजस्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो आप क्या लगाओगे? साबरमती नदी निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला से निकलती है, कहां? राजस्थान में, और कहा जाती है फिर गुजरात में जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये बात आप ध्यान रखोगे, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है भैया। इसके किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है, अहमदाबाद है ना, इसके किनारे गांधीनगर बसा हुआ है, गांधीनगर है ना जी, इसके किनारे गांधीनगर भी है, अहमदाबाद भी इसी के किनारे बसे हुए हैं। बोलता है ए बर्निंग उपन्यास, ये किसका लगता है आपको? तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई? ए बर्निंग उपन्यास के लेखक मेघा मजुमदार, या फिर झुंपा लाहिड़ी, या फिर किरण देसाई, या फिर आपको लगते हैं अमिताभ घोष? तो जरा बताओ इधर क्या लगाओगे एक राइट आंसर? एक मेघा मजुमदार वाले। बहुत तुम्हारी बड़ी जल्दी पहुंच गई तुम्हारे पास वीडियो। ठीक है, अरावली डुग्गू, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, तो अहमदाबाद पक्की बात है। अभी तो अहमदाबाद पे, अबे यार जल्दी जल्दी दो ना आंसर। ठीक है, बोलता है ए बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन लगते हैं? झुंपा लाहिड़ी ना, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए जानी जाती है, इसमें है भी नहीं। ठीक है, तो मेघा मजुमदार इज द राइट आंसर। ये चीज ध्यान रखोगे, ए बर्निंग उपन्यास के कौन है, नोवेल के, ध्यान रखोगे मेघा मजुमदार। रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया? देखो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है किस पे बना हुआ है? ध्यान रखोगे, हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पे बना हुआ है? रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है दिल्ली के अंदर। तो वहां ये संवाद होता है हर बार। ठीक है,
हर बार होता है वहां पे। तो ऐसा ही इस बार हुआ रायसीना डायलॉग। इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश की प्रधानमंत्री आई, ध्यान रखोगे, वो इटली की आई, ये चीज आप ध्यान रखना। और उन इटली की का वो कौन है, क्या मेलोनी तो नहीं है, ये मुझे आप होमवर्क के तौर पे घर से बता देना, ठीक है। मैं आपको मिलूंगा 9 PM पर एसएससी वाले चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना पढ़ते रहो। और मैं हो सकता है कल भी तुम्हें मिलूं, अगर मैं कल मिला तो 8 बजे से मिलूंगा, ठीक है, एसएससी वाले चैनल पर। और आज तो मैं 9 बजे मिलूंगा ही मिलूंगा। तो थैंक यू सो मच। ओके, अब तुम अपना होली मना लो, अब विद्रोह नहीं करने का, ठीक है। चलिए, ओके बाय, फिर मिलेंगे, टाटा तब तक के लिए। और इस वाली क्लास में परसों मिलेंगे, जो ये 5 बजे वाली है, इसमें परसों मिलेंगे और रात वाली में मिलते रहेंगे। बाय, ठीक है, चलो, थैंक यू।